एक बार मैं एक दोस्त की शादी में लखनऊ गया। शादी के बाद सभी दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया कि हम लोग नैनीताल चलते हैं। मुझे कुछ काम था, इसीलिए मैं रुक गया। मैंने बाकी दोस्तों से कहा तुम लोग चलो, मैं रात में आ जाऊंगा। मैंने दिन भर अपना काम खत्म किया, ट्रेन से उतरकर खाना खाया और रात की बस ले ली। रात के 11 बज रहे थे। पहाड़ियों में वैसे भी बसें बहुत धीरे धीरे चलती हैं। मुसाफिर भी बहुत थोड़े से ही थे। मैं ड्राइवर के सामने ही बैठ गया। वह हम लोगों से बातें करते हुए जा रहा था। तब ड्राइवर ने बताया कि एक बार जब वह ऐसे ही रात को बस से जा रहा था, तब उसने देखा कि सामने कोई सफेद कपड़ों में बैठा हुआ था और बहुत जोर जोर से रो रहा था। जैसे ही बस पास पहुंची, रोने की आवाज बंद हो गई। वह बस में चढ़ने की कोशिश करने लगा। ड्राइवर ने कहा मुझे समझ में आ गया था कि ये कोई साधारण यात्री नहीं है। इस वीरान पहाड़ी और जंगली इलाके में जहां आसपास कोई भी घर दिखाई नहीं पड़ रहा था, कौन हो सकता है? जिसको बस लेनी होगी वो सुबह लेगा या रात को लेगा। उसको इतना डर लगा कि उसने बहुत तेजी से बस चलाई और इसके बाद किसी तरह से घर पहुंचा। वह कह रहा था कि इन रास्तों में ये सब चीजें अक्सर देखने को मिलती हैं। तभी मेरी नजर थोड़ी दूर एक झील पर पड़ी। मैंने इशारे से सबको चुप होने को कहा और उधर झील की तरफ देखने को कहा। चंद्रमा की चांदनी में उसका पानी चमक रहा था। झील के किनारे एक पत्थर के ऊपर कोई औरत बैठी थी, जिसके बाल काफी लंबे थे। सबका ध्यान अनायास उस औरत के लंबे बालों पर चला गया, जो कि सामान्य से भी ज्यादा लंबे थे। ड्राइवर ने कहा उधर मत देखो, सामने देखो। लेकिन मेरी नजर बार बार उसकी तरफ पड़ रही थी कि वह है क्या। मैं आंखें डगाए भरपूर नजरों से उस लंबे बालों वाली की शक्ल देखना चाह रहा था। तब तक हमारी बस आगे निकल गई। हम लोग नैनीताल आ गए। उस समय रात के 2:30 बज रहे थे। मुझे जहाँ जाना था वह होटल थोड़ा पहाड़ी के ऊपर चढ़कर था। मैंने पहाड़ी पर चलना शुरू कर दिया। तभी रास्ते में मुझे एक बिल्कुल सफेद बहुत प्यारा सा कुत्ता दिखाई पड़ा। उसके गले में लाल पट्टा था। मैंने सोचा रात के 2:30 बजे ये पालतू कुत्ता कहाँ से भटक कर आ गया। मैंने सोचा जिसका भी कुत्ता होगा वो लोग इसको ढूंढ रहे होंगे। इस समय उसको बाहर तो नहीं छोड़ेंगे। मैंने सोचा उसको अपने साथ ही लेता हूँ। मैंने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। मैं थोड़ा और आगे गया और मैंने देखा कि वहाँ कुत्ते की जगह एक गाय का बछड़ा खड़ा है। तब मुझे थोड़ा डर लगने लगा। मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ता जा रहा था। मैं मुश्किल से 10 कदम चला ही था कि अचानक लगा कि कहीं से पायल की आवाज आने लगी। मैंने सोचा ये सब क्या है। मेरे कदम अनायास ही बोझिल होने लगे। मुझसे चला नहीं जा रहा था। किसी तरह से मैं अपने होटल पहुंच गया, जहां मेरे मित्र मेरा इंतजार कर रहे थे। लेकिन मैं बदहवास सा रिसेप्शन पर एंट्री करके अपने कमरे की चाबी लेकर अपने रूम में चला गया। वहां जाने पर मुझे कुछ भी होश नहीं था। मैं अपने बिस्तर पर जाकर गिर पड़ा। जब सुबह हुई तब मेरे मित्र रजिस्टर में मेरे नाम की एंट्री देखकर मेरे कमरे में आए और उन्होंने दरवाजा खटखटाया। लेकिन मैं बेहोश पड़ा था। उन्होंने रिसेप्शन से चाबी ली और मेरा दरवाजा खोलकर मुझे बेहोश देखा। तब मेरे मुंह पर पानी के छींटे डाले। उन्होंने देखा कि मुझे तेज बुखार हो गया था। पानी के छींटे पड़ने से मुझे कुछ होश आया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अभी कहाँ हूँ और सब कुछ घूमता हुआ नजर आ रहा था। मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था। मेरे दोस्त मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि तुम्हें क्या हुआ, कब आए तुम। थोड़ी देर बाद जब मैं थोड़ा चैतन्य हुआ तब मैंने उनको सारी घटना बताई। होटल के मैनेजर से जब मेरे दोस्तों ने बात की तब पता चला कि जिस जगह की मैं बात कर रहा था उस जगह पर अक्सर इस तरह के साए घूमते रहते हैं और वे इंसानों को डराने के लिए अपना रूप भी बदलते रहते हैं। किसी तरह मैं इसी बीमारी हालत में अपने दोस्तों के साथ मेरठ वापस आ गया। मेरी तबीयत काफी खराब हो गई थी। घर आकर मैंने माँ को जब सारी बातें बताई तब माँ बहुत परेशान हो गई। बुखार तो उतर गया था। 2-3 दिन के बाद मैं अपने भाई के साथ छत पर सोया हुआ था। तब मुझे लगा कि मेरे पैर पकड़कर कोई हिला रहा है। जब मेरी आंख खुली तब मैंने देखा कि मेरे सामने सफेद लिबास में कोई खड़ा है। शक्ल तो साफ नहीं दिखाई पड़ रही थी, लेकिन जो भी था बहुत ही खौफनाक था। मेरी एकदम से चीख निकल गई और मेरा भाई उठकर बैठ गया। उसने कहा क्या हुआ? मैंने कहा देखो वहाँ कोई है। उसने कहा नहीं, कोई नहीं है, तुमने कोई डरावना सपना देखा होगा।
अभी तुम बीमारी से उठे हो ना, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं वो खौफनाक चेहरा भूल नहीं पा रहा था। मैंने भाई से कहा, मुझे नीचे जाना है, तुम मेरे साथ चलो। और मैं आकर अपने कमरे में चादर में मुंह लपेटकर सो गया। किसी तरह से जब मुझे नींद आई, तब मुझे लगा कि मेरे चेहरे से कोई मेरी चादर खींच रहा है। मैं डर के मारे चादर जोर से पकड़े हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मेरी चादर बहुत ताकत से खींची जा रही है और जबरदस्ती किसी ने मेरी चादर खींच दी। मैंने डरते डरते आंख खोली तो वहाँ कोई नहीं था। सुबह हुई, जब माँ को सब बताया तो मेरी माँ मुझे साथ लेकर घर से थोड़ी दूर मजार के पास मौलवी जी से मिलाने गई और उनको ये सब कुछ बताया। मौलवी जी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा कि ये साया तो तभी से इसके पीछे पड़ा है जब इसने झील के पास उसे देखा था। उन्होंने एक ताबीज पर कुछ पढ़कर 2-3 बार फूंक मारी और मेरी बाजू पर पहना दिया। मुझे आश्वस्त किया कि वह जो भी कोई साया होगा कुछ नहीं कर पाएगा। इस उपाय के लिए माँ ने जब कुछ देना चाहा तो उन्होंने नहीं लिया। इसके बाद दूसरे दिन से मैं धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन आज भी मुझे रात के समय कहीं बाहर जाने में खौफ आता है। बहुत साल पहले की बात है। मेरे बाबूजी की पोस्टिंग मुरादाबाद में हो गई थी और अभी उनको रहने के लिए घर नहीं मिल पाया था, इसलिए हम किसी गेस्ट हाउस में रुके थे। घर की सफेदी होकर तैयार होने में अभी भी शायद 1 हफ्ते का समय था, इसलिए हम गेस्ट हाउस में ही ठहरे थे। गेस्ट हाउस के अगल बगल खाली मैदान था। एक कमरे में एक बड़ा पलंग था। माँ, बाबूजी और मेरा छोटा भाई, वे लोग उस कमरे में सोए थे। और एक छोटा कमरा था, एक छोटा पलंग उसमें भी डाल दिया गया था। मैं और मेरी छोटी बहन उसी में सो गए थे। दोनों कमरों के दरवाजे बरामदे में खुलते थे। उस गेस्ट हाउस की किचन थोड़ी दूर पर थी, जहां जाने के लिए दरवाजा खोलकर लॉन को पार करके जाना पड़ता था। अभी हमें वहां आए 2 ही दिन बीते थे। उस दिन जब हम लोग रात को सोए तब रात के 1:30 बजे होंगे। तभी मुझे लगा कि दीवार की दूसरी तरफ कोई लंबी लंबी सांसें ले रहा है। कभी कभी खर्राटों की आवाज सुनाई पड़ने लग रही थी। मैं उठी और मैंने पानी पिया। बहन उस समय गहरी नींद में सो रही थी। पहले मैं सोचती रही शायद ये बाबूजी के खर्राटों की आवाज है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि आवाज बिल्कुल उसी दीवार से आ रही है जिसके बगल में मेरा पलंग था। मुझे डर लगने लगा और दरवाजा खोलकर बाहर जाने की हिम्मत नहीं थी। मैं डर के मारे सारी रात जागती रही। जैसे ही सुबह के 5 बजे मैंने झट से दरवाजा खोला और भागकर माँ का दरवाजा खटखटाया। जब माँ ने दरवाजा खोला तो मैंने उनको सब कुछ बताया। माँ ने कहा, अच्छा तुम इस कमरे में सो जाओ। मैं जाकर माँ के पलंग पर सो गई। पलंग क्योंकि छोटा था इसलिए मेरी माँ बहन के पास सोने चली गई। मैं सुबह देर तक सोती रही। दूसरे दिन उस कमरे में मेरे सोने की हिम्मत नहीं थी। तब बाबूजी ने मुझे चिढ़ाया और कहा, डरपोक बच्ची, आज उस कमरे में मैं सो जाता हूँ। उस दिन मैं अम्मा के साथ ही सो गई, लेकिन लगभग 2 बजे दरवाजा खटका तो बाबूजी सामने दरवाजे पर खड़े थे और उन्होंने कहा कि मैं भी इसी कमरे में सोऊंगा। मैं नींद में थी तो मुझे कुछ भी पता नहीं चला। जब सुबह उठी तो बाबूजी ने बताया कि उनको भी रात को वैसा ही महसूस हुआ। हमारा परिवार काफी डर गया था। हम लोग सोच रहे थे कि कब हम अपने घर में जाएंगे। तीसरे दिन रात को हमने बिस्तर जमीन पर लगा लिया और एक ही कमरे में सो गए। उस दिन रात को भाई के पेट में दर्द हो रहा था और वो बहुत रो रहा था। दरवाजा खोलकर किचन में जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि पेट की सिकाई के लिए पानी गर्म करना था। किचन तक जाने के लिए लॉन पार करना पड़ता, इसलिए हम सभी लोग टॉर्च लेकर एक साथ निकले। हमने जैसे ही दरवाजा खोला तो लगा कि गेट के पास कोई खड़ा है, जो कि हमारे दरवाजे से काफी दूरी पर था। बाबूजी ने जोर से चिल्लाकर कहा, कौन है? और जैसे ही वह पीछे की तरफ पलटा, हम सबकी डर के मारे हालत खराब हो गई। एक साया काफी लंबा और काला लबादा उड़े हुए हमारे दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। अम्मा ने सबका हाथ पकड़ा और पीछे की तरफ खींच लिया। झट से दरवाजा बंद कर लिया। बंद दरवाजे के अंदर सबकी कंपकपी छूट रही थी। भाई का रोना बंद नहीं हुआ था। वह रोता रहा और रोते रोते थक कर सो गया। हम तीनों रात भर बैठे रहे। सुबह 5 बजे तो बाबूजी ने दरवाजा खोला और देखा कि हमारे दरवाजे के पास किसी के पैरों के निशान थे। हम लोग बहुत ज्यादा डर गए। चौथे दिन जब बाबूजी ऑफिस से आए तब उन्होंने बताया
कि बस आज की रात और यहाँ रहना है। उसके बाद हमारे घर की सफाई वगैरह सब हो जाएगी। व्हाइट वॉशिंग का काम पूरा हो गया था। कल तक तो पूरा हो ही जाएगा और हम कल ही अपने घर में चले जाएंगे। उस दिन भी हम लोग एक ही कमरे में सोए। तभी रात को 2 बजे के करीब लगा कि बाहर कोई औरत रो रही थी और रोते रोते उसकी हिचकियां सी बंद गई थी। सबसे पहले मेरी नींद खुली, मैंने माँ को जगाया। माँ को भी रोने और हिचकियों की आवाजें सुनाई पड़ी। तभी थोड़ी देर में हमें लगा कि खिड़की के पास कोई खिलखिला कर हंस रहा है। आज भी रात को तीनों सो नहीं पाए। भाई तो छोटा था। अभी हम सोने की कोशिश ही कर रहे थे, तभी लगा हमारी खिड़की के पास बाहर लगे शहतूत के पेड़ की डालियों को कोई बहुत जोर जोर से पकड़कर हिला रहा है। रोने हंसने की आवाजें आनी बंद हो गईं। वह रात भी हमने किसी तरह से गुजारी। सुबह होते ही बाबूजी ऑफिस चले गए, माँ किचन के काम में लग गई। दोपहर का समय था। मैं अपने भाई के साथ बाहर लगे लॉन में एक चेयर लेकर बैठ गई और कोई मैगजीन देख रही थी। बहन माँ के पास बैठकर कुछ खा रही थी। तभी गेट खटका। माँ किचन में थी और मैंने देखा कोई औरत गुलाबी साड़ी में गेट के पास खड़ी थी। मैं उठकर गई, तब वह बोली कि ये बच्चा कौन है? ये तुम्हारा भाई है? मैंने कहा हाँ। वह बोली थोड़ी देर के लिए इसे मुझे दे दो। मैं डर गई थी। 3 रातों से वैसे ही नहीं सोई थी। मैंने भाई को गोद में उठाया और भागकर माँ के पास किचन में चली गई। और जब हम वापस आए तो वह औरत जा चुकी थी। जब शाम को बाबूजी आए तो उन्होंने हमें बताया कि हम लोग तो अच्छे फंस गए इस गेस्ट हाउस में। जितने लोग यहाँ रहे सबके साथ इस तरह की घटनाएं हुई हैं। चलो जल्दी से सामान बांधो, और अब हम लोगों का ट्रक भी आ गया है। चलकर दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। भगवान का नाम लेकर हम अपने घर में चले गए। वहां जाकर हमने हवन और पूजा पाठ भी करवाया। लेकिन गेस्ट हाउस में बिताई हुई वो रातें आज भी हमें और हमारी परिवार को कभी नहीं भूलती। हम चाहे माने या ना माने, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो हमारी समझ